गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में जो अब अपन बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे आपके एग्रीकल्चर के अध्याय 8 के बारे में, जिसका नाम है पादप प्रवर्धन। काफी अच्छा चैप्टर है और यहाँ से 3 नंबर का प्रश्न आपको आता है। 2 क्वेश्चन आपको छोटे छोटे आते हैं। टोटली 4 या 5 नंबर का ये आपका चैप्टर है। इस पूरी वीडियो में आप इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे तो मुझे आशा है वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है पादप प्रवर्धन। बिल्कुल बारीकी से हम बात करेंगे और अपने लेवल तक, जहां तक हमें प्रश्न पूछे जाते हैं वहां तक मैं आपको लेकर के चलूंगा। चलिए सबसे पहले हम चैप्टर के नाम पर ही डिस्कस कर लेते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है पादप प्रवर्धन। अब ध्यान रखना, सबसे पहला जो प्रश्न आपको पुटअप होगा वो क्या पुटअप होगा? वो यही होगा, पादप प्रवर्धन क्या है। सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात है हमारी पादप प्रवर्धन। जर्नली में अगर बात करूं सवाल हमें कैसे आएगा? डायरेक्टली हमें सवाल आएगा पादप प्रवर्धन क्या है। पादप प्रवर्धन, प्रवर्धन का मतलब है पादपों में जनन। जनन का मतलब क्या है? पादपों की संख्या में वृद्धि। तो हम कह सकते हैं कि पादपों की संख्या में सतत वृद्धि। सतत का मतलब क्या हुआ? लगातार। तो पादपों की संख्या में सतत वृद्धि क्या कहलाती है? वो कहलाती है पादप प्रवर्धन। मैं कह सकता हूं पादपों की संख्या में, पादपों की संख्या में सतत वृद्धि, सतत वृद्धि क्या कहलाती है? वो कहलाएगी पादप प्रवर्धन। क्लियर हुआ? पादप प्रवर्धन क्या है? पादपों की संख्या में सतत वृद्धि होना है। अब यहां से कुछ छोटी छोटी चीजें हमें आती हैं। एक पॉइंट हमें आएगा जनरली कि जो पादप प्रवर्धन है इसमें पादप के जिस भाग का उपयोग किया जाता है उस भाग को क्या कहा जाता है। अगर हम प्रवर्धन की बात करें तो प्रवर्धन में जिस भाग का उपयोग करते हैं, जिस भाग का उपयोग हम करते हैं उस भाग को क्या कहा जाता है? उस भाग को कहा जाता है प्रवर्ध। क्या कहा जाता है? प्रवर्ध कहा जाता है। ध्यान रखना, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पादप प्रवर्धन में पादप के जिस भाग का उपयोग किया जाता है वो भाग कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? वो भाग कहलाएगा प्रवर्ध। और ये क्रिया क्या कहलाएगी? ये क्रिया कहलाएगी प्रवर्धन। जर्नली अब हम बात करें कि जो प्रवर्धन है वो कितनी विधियों के द्वारा होता है। तो प्रवर्धन की 2 तरह की विधियां हैं। एक तो मैं अगर बात करूं लैंगिक विधि, और एक अगर मैं बात करूं तो अलैंगिक विधि। 2 तरह की विधियां हैं। दोनों से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं थोड़ा सा मैं कंपैरिजन में आपको बताऊंगा। एक विधि तो हमारी कौन सी है? एक विधि तो है हमारी लैंगिक विधि। कौन सी विधि है? लैंगिक विधि। ठीक है। दूसरी विधि कौन सी है? दूसरी विधि है हमारी अलैंगिक विधि। यानी पादपों का जो प्रवर्धन है वो सामान्यतः 2 विधियों के द्वारा किया जाता है। एक तो अलैंगिक विधि और एक कौन सी है? लैंगिक विधि। अब सबसे पहले तो हम इन दोनों में अंतर डिफाइन कर लेते हैं। क्या क्या अंतर है दोनों में? थोड़ा सा गौर करना, आपको यहां से प्रश्न आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। पहला अंतर तो यह है कि जो लैंगिक विधि है इसमें जो पौधे तैयार किए जाते हैं वो किसके द्वारा पौधे तैयार होते हैं? इसमें पौधे तैयार किए जाते हैं बीज द्वारा। जब किसी पादप के नए पौधे बीज के द्वारा तैयार किए जाते हैं तब उसको लैंगिक विधि बोला जाता है। और जब नए पौधे वानस्पतिक भागों द्वारा तैयार किए जाते हैं, किसके द्वारा? वानस्पतिक भाग, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, कंद है, प्रकंद है। तो जब हम वानस्पतिक भागों के द्वारा नए पौधे तैयार करते हैं तो वो विधि क्या कहलाती है? वो विधि कहलाती है हमारी अलैंगिक विधि। एक और चीज मैं आपको बता दूं, लैंगिक विधि के द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं इन पौधों को क्या कहा जाता है? इन पौधों को कहा जाता है बीजू पौधे। लैंगिक विधि के द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बीजू पौधे कहलाते हैं। आप लोगों से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है बीज द्वारा तैयार किए गए पौधे कहलाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल जवाब है, क्या कहलाएंगे? बीजू पौधे कहलाएंगे।
वहीं अगर मैं बात करूं अलैंगिक विधि के द्वारा जो पौधे तैयार किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो जो पौधे हैं वो कहलाते हैं किलौन। ये पौधे क्या कहलाते हैं, इन पौधों को कहा जाता है किलौन। जो पौधे अलैंगिक विधि के द्वारा तैयार किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहा जाता है किलौन। समझ में आ गया। लैंगिक विधि क्या है, बीज द्वारा नए पौधे तैयार करना। अलैंगिक विधि क्या है, वानस्पतिक भागों द्वारा नए पौधे तैयार करना। इस विधि में तैयार पौधे बीजू पौधे कहलाते हैं, इस विधि में तैयार पौधे किलौन कहलाते हैं। अब एक सवाल और जवाब हमें आता है, इनके लाभ और हानियां। जनरली हमें प्रश्न पूछा जाएगा लैंगिक विधि के क्या लाभ हैं, लैंगिक विधि की क्या हानियां हैं। हमें पूछेगा अलैंगिक विधि के क्या लाभ हैं, अलैंगिक विधि की क्या हानियां हैं। तो देखो मैं आपको कंपैरिजन बता दूं, मैं किसी एक विधि का बताऊंगा, आप दूसरी का ऑटोमेटिक समझ जाओगे। जैसे मैं लैंगिक विधि के क्या बात करूं, लाभ की बात करूं, लैंगिक विधि के लाभ। अब इसके 3 लाभ याद कर लो बस केवल, क्योंकि 3 लाभों से आपका काम हो जाएगा, 1.5 नंबर का प्रश्न आएगा। अब 3 लाभ में इंपोर्टेंटली मैं आपको बता दूं। सबसे पहला, जो लैंगिक विधि के बीज के द्वारा हम पौधे तैयार करते हैं वो पौधे क्या होते हैं, वो पौधे अधिक स्थायी होते हैं। पौधे क्या होते हैं, अधिक स्थायी। अधिक स्थायी का मतलब है कैसे होंगे, वो अधिक मजबूत पौधे होंगे। पौधे कैसे होंगे, अधिक मजबूत होंगे। दूसरा मैं अगर बात करूं, पौधों में क्या आती है, भिन्नता आती है। क्या आती है, पौधों में भिन्नता आती है, भिन्नता आती है। स्थायी पौधे होते हैं। दूसरा, पौधों में क्या आती है, भिन्नता आती है। पहला स्थायी, भिन्नता आती है। तीसरी अगर मैं बात करूं, पौधे कैसे होते हैं, पौधे बड़े आकार के होते हैं। कैसे होते हैं, पौधे बड़े आकार के होते हैं। ये 3 इसके लाभ हो गए। ठीक है, इसके जो लाभ हैं वो क्या हो जाएंगे, इसकी हानि। इसके लाभ, इसकी हानि। जैसे इसकी अगर हम बात करें पहले हानियां, अब ध्यान रखना थोड़ी सी बात मैं जो बता रहा हूं, इसकी हानियां। अब इसकी हानि क्या क्या होंगी थोड़ा सा समझ लो। जनरली इसका लाभ क्या है, पौधे अधिक स्थायी होते हैं। इसकी हानि हो गई कि जो पौधे हैं वो कम स्थायी होते हैं। पौधे कैसे होते हैं, कम स्थायी होते हैं, यानी पौधे में रोग और कीटों का प्रकोप जल्दी हो जाता है। पौधे कम स्थायी होते हैं। यहाँ क्या है, भिन्नता आती है। यहाँ क्या है, पौधों में भिन्नता नहीं आती, यानी मातृ वृक्ष के समान होते हैं। इनमें भिन्नता नहीं आती, और भिन्नता नहीं आएगी तो हम इनमें किस्मों का सुधार नहीं कर सकते। इनमें किस्मों का सुधार किया जा सकता है क्योंकि भिन्नता पाई जाती है। इनमें किस्मों का सुधार नहीं कर सकते क्योंकि भिन्नता नहीं पाई जाती। तीसरा क्या है, बड़े आकार के होते हैं। और इनकी अगर मैं बात करूं, ये पौधे कैसे होंगे, ये पौधे छोटे आकार के होते हैं। कैसे होंगे ये छोटे आकार के होते हैं। यानी इसके लाभ क्या हो गए, इसकी हानियां हो गई। और जो इसकी हानियां होंगी वो इसके क्या हो जाएंगे, लाभ हो जाएंगे। जैसे अब अगर मैं बात करूं इसकी हानियां, या थोड़ी सी जगह कम है, मैं लाभ को हटा देता हूं। लाभ तो समझ में आ गया आपको, इसके लाभ, इसकी हानि हो गई। अब ऐसे ही मैं इसकी हानि की बात करूं तो इसकी हानि क्या होंगी, इसकी हानि इसके लाभ हो जाएंगे। जैसे अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं इसकी हानियां। ठीक है, अब ध्यान देना, इसकी हानि इसके लाभ होंगे। इसकी हानि क्या होंगी, एक तो मैं अगर बात करूं फलन देरी से आता है, फलन देरी से आता है, देरी से आता है, यानी ये जो देसी पौधे होते हैं उनमें फल देरी से लगते हैं। ठीक है। दूसरी मैं अगर बात करूं, बीज रहित जो पौधे होंगे, बीज रहित पौधे, इस विधि के द्वारा बीज रहित पौधों का जो प्रवर्धन है, प्रवर्धन वो नहीं कराया जा सकता। इसके द्वारा केवल कौन से पौधों का प्रवर्धन हो सकता है, जिनमें बीज पाए जाते हैं। मान लो अगर मैं केला की बात करूं तो केला के अंदर तो बीज ही नहीं होते, उसका प्रवर्धन इसके द्वारा हो जाएगा, नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि बीज रहित पौधों का प्रवर्धन इस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता। तीसरी हानि क्या है, तीसरी हानि की जो पौधे होते हैं वो बड़े होते हैं। कैसे होते हैं, बड़े पौधे होते हैं। और बड़े पौधे होने के कारण का जो प्रबंधन है, इस विधि के द्वारा जो पौधे तैयार किए जाते हैं वो बड़े आकार के होते हैं, इसलिए उनका जो प्रबंधन है वो क्या होता है, कठिन होता है। अब पौधा मान लो बहुत बड़ा है, और अगर बहुत बड़ा है तो आपको मान लो इस पर स्प्रे करनी है, दवा छिड़कनी है, डाली काटनी है, तो बहुत दिक्कतें आएंगी।
तो पौधे अधिक बड़े आकार के होते हैं, इसलिए प्रबंधन क्या होता है, कठिन होता है। ये इस विधि की हानि हो गई। इस विधि की हानि इस विधि के क्या हो जाएंगे, लाभ हो जाएंगे। अब देखना, थोड़ा सा गौर करना मेरी बात पर। जैसे अब मैं बात करूं इस विधि के लाभ, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब हम इस विधि के लाभ की बात करें, अब इसकी हानि इसके क्या हो गए, लाभ। जैसे मैं अगर बात करूं, इसमें क्या होता है, फल देरी से आते हैं। फल यहां क्या आ रहे हैं, देरी से आ रहे हैं, फल देरी से आते हैं। यहां क्या होगा, फल जल्दी आते हैं। पहला लाभ क्या हो गया, फल जल्दी आते हैं, ठीक है। इसमें बीज रहित पौधों का प्रवर्धन नहीं होता। यहां क्या होगा, जो भी पौधे हमारे बीज रहित हैं, जो भी पौधे हमारे बीज रहित हैं, उनका प्रवर्धन होता है। बीज रहित पौधों का प्रवर्धन होता है। इस विधि के द्वारा हम बीज रहित पौधों का प्रवर्धन करवा सकते हैं। तीसरा, पौधे के प्रबंधन में कठिनाई आती है। यहाँ पौधे कैसे होते हैं, पौधे यहाँ पर छोटे होते हैं। पौधे कैसे होते हैं, छोटे। तो इनका जो प्रबंधन है वो क्या होता है, आसान होता है। पौधे छोटे होते हैं तो प्रबंधन आसानी से हम कर सकते हैं। क्लियर हो गया। इसकी हानि, इसके लाभ, इसके लाभ, इसकी हानि, यही पॉइंट आपको पूछा जाता है। डायरेक्टली आपको सवाल आता है कि लैंगिक विधि के लाभ एवं हानियां लिखिए, अलैंगिक विधि के लाभ एवं हानियां लिखिए। तो ये पॉइंट आपका हो गया कंप्लीट। अब मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूं आपको। आगे हमारी आती है, ये लैंगिक विधि में तो केवल इतना ही आएगा। अलैंगिक विधि में थोड़ी सी और विधियां आती हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, अब हेडिंग बना सकते हो आप, अलैंगिक विधि, ठीक है। अब अलैंगिक विधि की जब मैं बात करूं, थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। एक चीज तो मैंने आपको बता दी, अलैंगिक विधि क्या है, वह विधि जिसमें पौधे के वानस्पतिक भागों द्वारा नए पौधे तैयार किए जाते हैं, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी अलैंगिक विधि। अब अलैंगिक विधि में कौन कौन सी विधियां आती हैं, मैं थोड़ा सा आपको जिक्र कर लूं। तो सबसे पहले तो एक आएगी आपकी कलम। कौन सी आती है, कलम। और इस कलम को क्या कहा जाता है, कटिंग। इंग्लिश में क्या कहेंगे, कटिंग कहेंगे। दूसरी में अगर बात करूं तो कौन सी आएगी, दूसरी आएगी हमारी दाब कलम। और दाब कलम को क्या कहेंगे अपन, लेयरिंग। तीसरी अगर मैं बात करूं तो कौन सी आएगी, उपरोपण। उपरोपण को हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। ध्यान रखना, आगे बढ़ेंगे अपन। चौथी कौन सी आएगी, कलिकायन। और कलिकायन को अपन क्या बोलते हैं, बडिंग। पांचवी कौन सी आएगी, पांचवी हमारी आएगी ऊतक संवर्धन। कौन सी आएगी, ऊतक संवर्धन। यानी अगर मैं अलैंगिक विधि की बात करूं तो अलैंगिक विधि में ये हमारी 5 विधियां हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको प्रश्न पूछा जाए कि अलैंगिक प्रवर्धन की विधियां कौन कौन सी हैं, तो कलम, दाब कलम, उपरोपण, कलिकायन और ऊतक संवर्धन। अब सबसे पहली विधि के बारे में मैं चर्चा करूं, कलम के बारे में। पहली विधि क्या है, पहली विधि है हमारी कलम, या मैं अगर बात करूं तो कटिंग। अब कलम या कटिंग क्या होती है, मैं पहले तो प्रैक्टिकली आपको बता दूं। आपने मेहंदी का पौधा देखा होगा, गुलाब का पौधा देखा होगा। हम लोग क्या करते हैं, जहां भी मेहंदी या गुलाब के पौधे लगे हुए होते हैं, उसकी एक शाखा, एक डाली काट करके ले आते हैं और अपने यहां जमीन में लगा देते हैं और नया पौधा बन जाता है। तो वो जो हम भाग काट के लाए वो क्या है, कटिंग, वो कलम है। और वो विधि भी क्या है, वो विधि है कलम विधि। यानी अगर मैं बात करूं कलम क्या है, तो जर्नली हम कह सकते हैं कि कलम क्या है, कलम पौधे से अलग किया हुआ भाग है। कलम क्या है, पौधे से अलग किया हुआ भाग, जिसे पौधे से अलग किया हुआ भाग, जिसे उपयुक्त माध्यम में उगाकर, उपयुक्त माध्यम में उगाकर नए पौधे तैयार किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। आप लोगों से अगर प्रश्न पूछा जाए कलम क्या है, कलम किसे कहते हैं, प्रश्न आता है कलम क्या है, कलम किसे कहते हैं, अब आपको पता चल गया।
यानी पौधे से अलग किया हुआ वह भाग, हमने किसी भाग को पौधे से अलग किया और उस भाग को उपयुक्त माध्यम में उगाया, और उपयुक्त माध्यम में उगाने से नए पौधे तैयार हो गए, तो उसको क्या कहा जाएगा? कलम कहा जाएगा। कह सकते हैं पौधे से अलग किया हुआ वह भाग जिसे उपयुक्त माध्यम में उगाकर नए पौधे तैयार किए जाते हैं, क्या कहलाता है? कलम कहलाता है। जर्नली में अगर स्टूडेंट्स कलम की बात करूं तो कलम सामान्यतः 4 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होगी आपकी जड़ कलम, जड़ कलम। दूसरी में अगर बात करूं होगी आपकी तना कलम, तना कलम। तीसरी अगर मैं बात करूं तो कौन सी है? पत्ती कलम। कलम कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, जड़ कलम, तना कलम, पत्ती कलम। आपको यहां से केवल एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, उदाहरण पूछे जाते हैं। जड़ कलम की अगर मैं बात करूं तो किस किस में अपनाई जाती है? जैसे सेब है, आड़ू है, सेब आड़ू में जड़ कलम अपनाई जाती है। तना कलम की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं अगर बात करूं हमारा अंगूर है, अंगूर में तना कलम है। अगर मैं अनार की बात करूं तो अनार में भी क्या है? तना कलम अपनाई जाती है। नेक्स्ट में अगर बात करूं पत्ती कलम, तो ये किसमें? पत्थर चट्टा में। पत्ती कलम किसमें? पत्थर चट्टा में। आपको केवल एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, केवल उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं। डायरेक्टली एग्जाम में सवाल पूछेगा जड़ कलम किस किस में अपनाई जाती है, तो सेब और आड़ू में, तना कलम अंगूर और अनार में, पत्ती कलम पत्थर चट्टा में अपनाई जाती है। आगे वैसे अगर हम बात करें तना कलम को 3 पार्टों में बांटा गया है, मुलायम, कठोर, अत्यधिक कठोर, इस तरह से 3 पार्टों में डिवाइड किया गया, लेकिन हमें उससे कोई भी मतलब नहीं। ठीक है, तो ये कलम कितने प्रकार की होगी? हमारी 3 प्रकार की होगी। ये तो बात हो गई कलम की। दूसरा पॉइंट आता है हमारा दाब कलम। अब हम थोड़ा सा दाब कलम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा आपको बता दूं मैं दाब कलम के बारे में। अगर स्टूडेंट्स हम दाब कलम की बात करें तो इस चित्र के द्वारा आप लोग बखूबी समझ सकते हो। जैसे मान लो कि कोई पादप है, जनरली मैं आपको बताऊं, मान लो ये कोई पादप है, इस पादप की जो ये शाखा है, इस शाखा को हमने 2.5 सेंटीमीटर से क्या निकाला? छाल निकाली। 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई से हमने छाल को अलग कर लिया और इस शाखा को जमीन के अंदर दबा दिया। अब जो ये भाग हमने जमीन के अंदर दबाया, यहां लगातार पानी जाएगा, पानी जाएगा तो इस भाग से क्या निकलेगी? नई जड़ें निकलेंगी। नई जड़ें निकलेंगी तो इस भाग को काट करके हम क्या बना लेंगे? नया पौधा बना लेंगे। तो ये हमारा नया पौधा हो गया। और ये विधि क्या कहलाएगी? ये विधि कहलाएगी हमारी दाब कलम। क्या कहलाएगी? दाब कलम। तो सबसे पहला जो सवाल हमें पूछा जाएगा दाब कलम से, वो पूछी जाएगी परिभाषा, और हमें पता भी होना चाहिए कि दाब कलम क्या है। तो जर्नली अगर स्टूडेंट्स में बात करूं, दाब कलम इंपोर्टेंटली है, ध्यान रखना मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे। अब देखो दाब कलम क्या है, याद मत रखो कुछ भी, समझो बस। दाब कलम क्या है? पौधे की शाखा को, पौधा है ये, इसकी शाखा है, हमने क्या किया? 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई से छाल अलग की। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं पौधे की शाखा से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई से छाल अलग करके, छाल अलग करके मृदा में दबाकर नया पौधा तैयार करना, नया पौधा तैयार करना दाब कलम कहलाता है। दाब कलम कहलाता है। अब बताओ, मैंने यहां कुछ याद किया है, याद करके तो नहीं लिखा है, बस मुझे पता है ये कोई पौधा है, इस पौधे की ये शाखा है, इससे 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई से मैंने छाल अलग की, इसको मिट्टी में दबाया और नया पौधा तैयार कर लिया। ये विधि क्या है? दाब कलम है। वही मैंने लिखा है, पौधे की शाखा से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई से छाल अलग करके मृदा में दबाकर नया पौधा तैयार करना दाब कलम कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया?
अब अगर मैं बात करूं दाब कलम में जड़ों का निकलना, काफी इंपोर्टेंट है। दाब कलम में जड़ निकलना क्या कहलाता है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना, दाब कलम में जड़ों का निकलना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है इटियोलेशन। इटियोलेशन आपसे प्रश्न पूछा जाता है, दाब कलम में जड़ों का निकलना कहलाता है, तो दाब कलम में जड़ों का निकलना क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इटियोलेशन। अब मैं अगर बात करूं दाब कलम कितने प्रकार की होती है, तो जनरली हम पढ़ सकते हैं। एक तो हमारी क्या होगी, साधारण दाब होगा। क्या होगा, साधारण दाब। इसमें कुछ भी नहीं है लिखने को साधारण दाब में। साधारण दाब में क्या होगा, जब हम एक ही जगह से शाखा को दबाते हैं, जैसे ये दाब जो आपको दिखाई दे रहा है, जब हमने एक ही जगह से शाखा को मिट्टी में दबाया तो साधारण दाब। उसके बाद दूसरी में अगर बात करूं, दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका सर्पाकार दाब। क्या है, सर्पाकार दाब। अब सर्पाकार दाब क्या होगा, जब हम इस शाखा को दो जगह से मिट्टी में दबाते, जैसे मान लो ये कोई पौधा है और ये पौधे की शाखा है, इसको हमने यहां मिट्टी में दबाया, इसको हमने यहां मिट्टी में दबाया, यानी अब ये कितनी जगह से दब गई, दो जगह से मिट्टी में दब गई, एक ये एक ये। तो जब दो जगह से मिट्टी में दबेगी या तीन जगह से मिट्टी में दबेगी, तो जो आकृति बनेगी वो कैसी बनेगी, सर्पाकार। तब इसको क्या कहा जाएगा, तब इसको कहा जाएगा सर्पाकार दाब। यानी जब किसी पादप की शाखा से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई से छाल अलग करके दो या तीन स्थानों से मृदा में दबाना क्या कहलाता है, सर्पाकार दाब कहलाता है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करूं, अगला कौन सा है, अगला है हमारा ट्रेंच दाब। क्या है, ट्रेंच दाब। ट्रेंच दाब को बोलते हैं खाई दाब। खाई दाब। अब ध्यान रखना, खाई दाब क्या है, एक तो हमने क्या किया, केवल इस भाग को ही मिट्टी के अंदर दबाया, जिस भाग से हमने 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई से छाल अलग की। लेकिन अगर हम पूरी शाखा को ही मिट्टी के अंदर दबा दें, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने पूरी शाखा मिट्टी के अंदर दबा दी। तो जब हम पूरी शाखा को मिट्टी के अंदर दबाएंगे, जैसे मान लो ये कोई पौधा है और ये इस पौधे की शाखा हमने ऐसे झुकाई, ये इसके पौधे हैं, ये मान लो इसमें पुष्प वगैरह हैं, और इस शाखा से हमने यहाँ क्या किया, छाल अलग की, और इस पूरी शाखा को ही हमने मिट्टी के अंदर दबा दिया ऐसे। जब हमने पूरी शाखा मिट्टी के अंदर दबाई, तब इसको क्या बोला जाएगा, तब बोलेंगे हम इसको ट्रेंच दाब। और समझना यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें हैं बहुत सारी। इसके बाद आगे अगर मैं बात करूं चौथे पॉइंट पर, अगला कौन सा है, अगला है हमारा ढेरी दाब। ढेरी दाब, और ढेरी दाब को स्टूडेंट्स बोला जाता है माउंट लेयरिंग। क्या बोला जाता है, माउंट लेयरिंग। अब ढेरी दाब क्या है, ढेरी दाब बिल्कुल सरल है। जैसे मान लो हमारा ये कोई पौधा है, ठीक है, ये कोई पौधा है। अब ये पौधा ऊपर से हो गया क्षतिग्रस्त, ऊपर का भाग क्या हो गया, इसका क्षतिग्रस्त हो गया, पुराना हो गया पौधा। तो मैं क्या करूंगा, इस पौधे को जमीन के लेवल से काट दूंगा। मान लो ये जमीन का लेवल है, यहां से मैंने क्या किया, इस पौधे को काट दिया। काटने के बाद जब ये भाग मिट्टी के अंदर दबेगा, तो इसके ऊपर पानी जाएगा धीरे धीरे, तो यहां से क्या निकलेंगे, नए स्प्राउट निकलेंगे। उन नए स्प्राउट में से जो अच्छा स्प्राउट होगा उसको रख लेंगे, बाकी सभी को हटा देंगे, तो हमारा नया पौधा तैयार हो जाएगा। यानी जब हम किसी पादप को जमीन के स्तर से काटते हैं, जब हम किसी पादप को जमीन के स्तर, जमीन के लेवल से काट करके मिट्टी में दबाते हैं, वहां से नए स्प्राउट निकलते हैं, उसके द्वारा जो नया पौधा तैयार होता है, उस विधि को क्या कहा जाता है, ढेरी दाब या माउंट लेयरिंग कहा जाता है। और ये विधि कहां अपनाई जाती है, अमरूद में अपनाई जाती है। कहां अपनाई जाएगी, अमरूद में अपनाई जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं, पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट है हमारा वायु दाब। ध्यान रखना, आपके एनसीईआरटी में गलत दे रखा है, दाब उसमें दे दिया है उपरोपण में, वायु दाब, या हम इसको कहते हैं एयर लेयरिंग। क्या कहा जाता है, एयर लेयरिंग, या इसको कहता है मार्कोटेज, या इसको क्या कह सकते हैं अपन, मार्कोटेज भी कह सकते हैं, मार्कोटेज, या हम इसको चाइनीज लेयरिंग भी कह सकते हैं। अब नाम क्या है, वायु दाब, या हम क्या कह सकते हैं, हवाई दाब कह सकते हैं। वायु दाब का मतलब यह है कि जैसे मान लो ये हमारा कोई पौधा है, इस पौधे की शाखाएं ऊंची हैं। अब अगर मान लो मुझे इस शाखा पर क्या करना है, ऊपर वाली शाखा पर मुझे दाब कलम करनी है, तो इस शाखा को मैं नीचे तो झुकाने से रहा, मिट्टी में तो मैं दबाऊंगा नहीं इस शाखा को, वरना पूरा पौधा ही टूट जाएगा। तो क्या करूंगा, इसकी 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई से छाल अलग करूंगा,
और उस पर क्या बांध दूंगा, स्पेगनम मोस है या जूट का कपड़ा है, पादप के ऊपर ही बांध दूंगा। तो ये क्या कहाँ रह गई, ये हवा में ही रह गई, मिट्टी में नहीं दबी, ये हवा में रह गई। जब हवा में रहेगी तब इसको क्या कहा जाएगा, हवाई दाव कहा जाएगा। यानी पादप की ऊपरी शाखा से, ध्यान रखना ऊपरी शाखा, पादप की ऊपरी शाखा से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई से छाल अलग करके उस पर स्पेगनम मोस या जूट का कपड़ा लगा करके बांध देते हैं, उससे नया पौधा तैयार होता है। उस विधि को क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं वायु दाब या एयर लेयरिंग, या हम कह सकते हैं मार्कोटेज। ठीक है, तो ये हो गए आपके दाब कलम के प्रकार। अब थोड़ा सा नेक्स्ट चले, दो विधि हमारी कंप्लीट हो गई, कलम और दाब कलम। इसके बाद में हम नेक्स्ट विधि पर अगर चले तो नेक्स्ट जो विधि है हमारी उस पर चलते हैं, और ये विधि है हमारी कौन सी, उपरोपण या ग्राफ्टिंग। अब अगर स्टूडेंट्स में बात करूं तो हमारी विधि कौन सी आ रही है, नेक्स्ट है उपरोपण। चलिए अगली विधि कौन सी है, अगली विधि है उपरोपण। उपरोपण, अब आपसे परिभाषा तो पूछी जाएगी कि उपरोपण क्या है। तो उपरोपण में क्या होगा, जैसे मान लो दो भाग होंगे, एक तो हमारा किसी भी पौधे का जड़ वाला भाग होगा, जड़ वाला भाग होगा जिसमें जड़ होंगी, और एक पत्तियों वाला भाग होगा, ऊपर का, ऊपर का एक कौन सा भाग होगा, पत्तियों वाला भाग होगा। दो भाग होंगे, जो जड़ वाला भाग होगा इसको हम क्या कहेंगे, मूल ग्रंथ। आपसे पूछा भी जाएगा कि उपरोपण में जड़ों वाला भाग कहलाता है तो मूल ग्रंथ कहलाता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं रूट स्टॉक। क्या कहते हैं अपन, रूट स्टॉक। और जो ऊपर पत्तियों वाला भाग होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सांकुडाली, सांकुडाली, या इंग्लिश में इसको कहते हैं सोइन, सांकुडाली या सोइन। तो जब मूल ग्रंथ और सांकुडाली दोनों को आपस में मिलाकर के नया पौधा तैयार करते हैं तो वह विधि क्या कहलाती है, वह विधि कहलाती है उपरोपण। मूल ग्रंथ और सांकुडाली को आपस में मिलाकर नया पौधा तैयार करना क्या कहलाता है, वो कहलाएगा उपरोपण। समझ में आ गया, मूल ग्रंथ और सांकुडाली दोनों को हमने आपस में मिला दिया, आपस में मिलाकर के नया पौधा तैयार किया, तो वह विधि क्या कहलाई, वह विधि कहलाई आपकी उपरोपण। क्लियर हो गया, उपरोपण क्या है, मूल ग्रंथ और सांकुडाली को मिलाकर के नया पौधा तैयार करना उपरोपण कहलाता है। अब मैं बात करूं स्टूडेंट्स, उपरोपण है वो कितने प्रकार का होता है, तो उपरोपण जनरली दो प्रकार का होगा। अब दो प्रकार का कौन सा होगा, एक तो मैं कह सकता हूं डिटैच्ड और एक कह सकता हूं मैं अटैच्ड। तो पहले हम ले लेते हैं अटैच्ड, अटैच्ड ग्राफ्टिंग। उपरोपण को ग्राफ्टिंग कहा जाता है, ध्यान रखना, अटैच्ड ग्राफ्टिंग। और दूसरी है हमारी डिटैच्ड, डिटैच्ड ग्राफ्टिंग। अब समझ लो अटैच्ड का मतलब क्या हुआ, जुड़ा हुआ, और इसको अटैच्ड ग्राफ्टिंग को भी बोला जाता है भेंट कलम। और आपसे एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है भेंट कलम किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको नीचे वाला ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये चित्र। चलिए अब बिल्कुल क्लियर होगा। अब नीचे वाले डायग्राम पर थोड़ा सा फोकस करो, ये दिखाई दे रहा है, इसमें हमने क्या किया है, ये हमारा एक पौधा है ए, ये हमारा पौधा है बी। इन दोनों पौधों को हमने अलग नहीं किया, दोनों पौधे अपने अपने गमले में हैं, दोनों पौधों को अलग किए हुए बिना ही हमने ऊपर जोड़ दिया, ऊपर जोड़ दिया। और जब हमारा जुड़ाव सक्सेस हो जाएगा तब हम इन दोनों पौधों को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो जब पौधों को अलग किए हुए बिना मूल ग्रंथ और सांकुडाली को जोड़ा जाता है तो वह विधि क्या कहलाती है, भेंट कलम या अटैच्ड ग्राफ्टिंग। यानी हमने इसका तो क्या लिया, इस पौधे का तो हमने लिया रूट स्टॉक, इस पौधे की हमने क्या ली, सांकुडाली, ये जो हमने कट कर दी यहां से ये अलग हो गई, इस पौधे की हमने सांकुडाली ली, दोनों को बिना अलग किए हुए जोड़ दिया, तो क्या कहलाई, वो विधि कहलाई हमारी भेंट कलम या अटैच्ड ग्राफ्टिंग। मूल ग्रंथ और सांकुडाली को अलग किए हुए बिना जोड़ना क्या कहलाता है, अटैच्ड ग्राफ्टिंग या भेंट कलम कहलाती है। ठीक है, दूसरी डिटैच्ड ग्राफ्टिंग, जैसे आपको ये भाग दिख रहा है, ये पौधा हमने तैयार किया, ये भाग हमने किसी दूसरे पौधे से लिया अलग, ऊपर वाला भाग हमने किसी दूसरे पौधे से लिया, अलग अलग पौधे से अलग करके लिए, फिर हमने इस तरह से जोड़ा, तो ये विधि क्या कहलाई, ये विधि कहलाई हमारी
डिटैच्ड ग्राफ्टिंग। और अगर हम डिटैच्ड ग्राफ्टिंग की बात करें तो कई विधियां होती हैं इसकी। जैसे मैं अगर बात करूं डिटैच्ड ग्राफ्टिंग में, तो ध्यान रखना कई तरह की विधियां हैं। एक तो मैं अगर बात करूं साधारण ग्राफ्टिंग। साधारण ग्राफ्टिंग में कोई सामान्य सा चीरा लगा देते हैं। एक होती है हमारी विनियर ग्राफ्टिंग। विनियर ग्राफ्टिंग, और विनियर ग्राफ्टिंग में क्या होता है, विनियर ग्राफ्टिंग में वी आकार का चीरा लगाते हैं। एक होता है वेज या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। वेज या क्लेफ्ट, अब इसमें क्या होगा, उल्टे वी आकार का, यहां तो हम वी आकार का चीरा लगाएंगे, यहां हम उल्टे वी आकार का चीरा लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगला जीबी ग्राफ्टिंग। अगली क्या आती है, जीबी ग्राफ्टिंग। जीबी ग्राफ्टिंग, और आगे अगर मैं बात करूं, एक आती है इसमें साधारण हो गया, साधारण ग्राफ्टिंग हो गई, विनियर ग्राफ्टिंग हो गई, वेज या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग हो गई, एक जीबी ग्राफ्टिंग हो गई, और एक अगर मैं बात करूं आता है शिखर रोपण। शिखर रोपण यानी जब पादप के ऊपरी भागों पर हम क्या करते हैं, कलिका लगाते हैं, तब उसको क्या बोला जाता है, तब उसको शिखर रोपण बोला जाता है। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई ग्राफ्टिंग के प्रकार। आपसे पूछा जाएगा साधारण ग्राफ्टिंग क्या है, तो जब हम सामान्य चीरा लगाते हैं, जैसे मान लो हमारा ये मूल ग्रंथ था, ये हमारी सांकु डाली थी, इसमें हमने सामान्य सा चीरा लगाया ऐसे, और इसमें हमने सामान्य सा चीरा लगाया ऐसे। इस तरह के हमने चीरे लगाए, दोनों को आपस में मिला करके जोड़ दिया, तब क्या हुआ, साधारण ग्राफ्टिंग। विनियर ग्राफ्टिंग में क्या होगा, मूल ग्रंथ में वी आकार का चीरा लगाया जाएगा। जैसे अगर विनियर ग्राफ्टिंग की बात करें तो ये हमारा मूल ग्रंथ है, और इसमें हम वी आकार का चीरा लगाएंगे, ये लगा दिया। सांकु डाली में उल्टे वी आकार का चीरा लगाएंगे, सांकु डाली हमने उल्टे वी आकार का, ये सांकु डाली हो गई हमारी, और इन दोनों को मिला करके क्या करेंगे, बांध देंगे। तब जो पौधा तैयार होगा वो विधि कौन सी होगी, वो विनियर ग्राफ्टिंग होगी। वेज या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग में उल्टे हुई आकार का, मूल ग्रंथ उल्टे हुई आकार का नहीं, मूल ग्रंथ में ऐसा चीरा लगाते हैं ऐसा, और सांकु डाली में हुई आकार का चीरा लगाते हैं, दोनों को मिला करके बांध देते हैं। ये हो गई आपकी वेज या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। जीबी ग्राफ्टिंग में जीभ के आकार का चीरा लगाया जाता है। जैसे मैं अगर बात करूं, ये हमारा मूल ग्रंथ है, इसमें इस तरह का चीरा लगाएंगे, ये चीरा लग गया, ठीक है, और सांकु डाली में इससे उल्टा चीरा लगाएंगे, उल्टा चीरा लगा दिया, ये सांकु डाली हो गई, दोनों को मिला करके बांध दिया। ये हमारी क्या होगी, जीबी ग्राफ्टिंग। शिखर रोपण में पादप के ऊपरी भागों पर रोपण करते हैं। तो ये आपकी हो गई उपरोपण की विधि कंप्लीट। आज के लिए इतना काफी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आगे अगले चैप्टर की चर्चा करेंगे। और अगर आप पूरा चैप्टर देखना चाह रहे हो तो प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो हिमायर के नाम से। हिमायर ऐप में आपको बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी नोट्स, बहुत सारी पीडीएफ, पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।